हेलो हाय नमस्ते सलाम। आपको करता हूँ अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों कोरोना का इन्फेक्शन इन दिनों बेहद तेज़ी से बढ़ने लगा है। कोरोना के बचाव से लेकर इलाज तक में सावधानी बहुत ज़रूरी है। कोरोना का इन्फेक्शन न फैले इसके लिए कोरोना पर वार करना ज़रूरी हो गया है। सुरक्षा और बचाव के ज़रिए हम कोरोना से दूर रह सकते हैं। वहीं अगर कोरोना हो भी जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सही देखभाल और उचित इलाज से कोरोना पर वार कर उसे मात दी जा सकती है। अगर कोरोना हो भी जाए तो इसका इलाज बहुत आसान है। कोरोना पर वार कैसे करें इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। यदि आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी कुछ सीख सकेंगे और मैं काफ़ी कुछ सिखा सकूंगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला मास्क, हाथ साफ रखना और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इनमें से कई लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, फॉलो करते भी हैं तो सही ढंग से नहीं करते हैं। मास्क पहनते हैं तो नाक नहीं ढकते हैं, मुंह ढका रहता है, ठुड्डी दिखती है। तो और मास्क कैसे लेना है, सैनिटाइजर आपको कौन सा अच्छा रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है, पूरी अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप वायरस से ही बचेंगे नहीं बल्कि दूसरों को भी बचा सकेंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम मास्क की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी 3 लेयर वाला मास्क काम करेगा। यूज एंड थ्रो वाला सर्जिकल मास्क बढ़िया है। यह कोरोना वायरस के साथ हवा में मौजूद बड़े पोल्यूशन के कणों को भी रोकता है, लेकिन छोटे डस्ट पार्टिकल को रोक नहीं पाता। ठीक है दोस्तों, कॉटन का मास्क बेहद कारगर है। इसमें दम घुटने की शिकायत नहीं होती है। इसे धोकर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी कम से कम 3 लेयर का हो। चाहे तो घर से बाहर जाते हुए 2 मास्क एक साथ पहन सकते हैं। पहला कपड़े का और उसके ऊपर डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। N95 मास्क यह सबसे अच्छा है, लेकिन बिना वॉल्व लें। कोई भी वॉल्व वाला मास्क रिस्की हो सकता है। अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव है तो वह फिल्टर की हुई हवा खींचता है, लेकिन वह जो हवा छोड़ता है वो दूसरों तक पहुंच सकती है। वैसे इस मास्क को ज़्यादातर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा लोगों में जो वहम फैला है कि यह हवा में फैल रहा है, उनका अभी वहम मैं दूर कर देता हूं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना खांसी, छींक आदि के महीन कणों से तो फैलता ही है, साथ ही हवा के जरिए भी यह दूसरों के शरीर में जा सकता है। मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ऐसे में अगर संक्रमित शख्स सांस छोड़ता है तो उसी हवा में सांस लेने वाले नज़दीकी स्वस्थ शख्स को भी कोरोना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं तो मास्क न होने पर रुमाल, तौलिया या दुपट्टा भी नाक और मुंह ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुमकिन हो तो तौलिया या दुपट्टे की 2 से 3 लेयर बनाकर चेहरे पर लपेटें। सार्वजनिक जगह पर रुमाल या दुपट्टा चेहरे से ना हटाएं। घर आते ही इन्हें इस तरह खोलें कि चेहरे के सामने वाला हिस्सा हाथों से न छू जाए। उतारते ही फौरन गर्म पानी में डिटर्जेंट के 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दें। बाद में साबुन और साफ करें और धूप में सुखाएं। इसके बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। ठीक है दोस्तों, 2 साल से बड़ी सभी को घर से बाहर जाते हुए मास्क पहनना चाहिए। 2 कोरोना मरीज एक ही कमरे में रह सकते हैं, लेकिन दोनों मास्क लगाएं तो अच्छा। जितना ज़रूरी मास्क पहनना है उतना ही ज़रूरी उसे ठीक से पहनना ज़रूरी है। मास्क ऐसा ही लें जिसमें मास्क, नाक, मुंह और ठुड्डी सही ढंग से ढक जाए। मास्क ऐसा हो जिसे बार बार एडजस्ट न करना पड़े। मास्क पहनने के बाद चेहरे मास्क के बीच में ज़्यादा गैप ना हो। सांस लेते समय हवा मास्क से गुजरनी चाहिए, साइड से नहीं। ऐसा मास्क नहीं पहनना चाहिए जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगे। मास्क पहनने के बाद उसे बिना हाथ धोए या सैनिटाइज किए बगैर छूना नहीं चाहिए। इसकी बाहरी लेयर को छूना नहीं चाहिए। छूने के बाद फिर सैनिटाइज करें। मास्क उतारने के बाद 20 सेकंड तक साबुन से हाथ साफ करें। घर के सभी लोग अपना मास्क अलग अलग रखें। दूसरा हम बात करेंगे हाथों की सफाई कैसे करनी चाहिए। हम चेहरे पर तो मास्क लगा लेते हैं, लेकिन किसी चीज़ या सतह को छूने पर हाथ साफ करना भी ज़रूरी है। घर में
या बाहर भी किसी ऐसी जगह पर जहां साबुन और हाथ धोने के लिए पानी भी हो तो साबुन का इस्तेमाल करें। हाथों को 20 सेकंड तक अच्छी तरह साबुन से मलें और धो लें। कहीं बाहर जाते समय पॉकेट में सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। बाहर की किसी चीज़ को छूने के बाद सैनिटाइज़र से तुरंत हाथ साफ कर लें। हालांकि कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भारी सतह से छूने से नहीं फैलता। 70% या इससे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, सैनिटाइज़र की पहचान आपको एक अच्छे सैनिटाइज़र की पहचान अगर आपको करना है तो आप लोगों को 4 बातों का ख्याल रखना है। पहला, सैनिटाइज़र के पैक पर लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए। लाइसेंस नंबर ही उस कंपनी को यह अधिकार देता है कि वह उस प्रोडक्ट को बना सकता है। दूसरा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, इसे इथेनॉल भी कहते हैं, की मात्रा बताई गई है और यह 70% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, सामग्री में मॉइस्चराइज़र, ग्लिसरीन या एलोवेरा आदि होना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र लगाते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। चौथा, पैक पर कस्टमर केयर का फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। जब भी सैनिटाइज़र खरीदना हो तो सिर्फ खुशबू के आधार पर ना लें, क्योंकि खुशबू यह नहीं बताती है कि वो सैनिटाइज़र असरदार है या नहीं। अब हम तीसरे चीज़ की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की। घर से बाहर निकलते हैं किसी भी शख्स से बात करते हुए मास्क के साथ ही 6 फुट की दूरी बनी रहनी चाहिए। घर में भी कुरियर, ऑनलाइन शॉपिंग वाला आए तो भी मास्क लगाकर 6 फुट की दूरी से काम निपटाएं। घर के अंदर अगर कोई कोरोना मरीज नहीं है तो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग या भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। जाना ही पड़े तो 6 फुट की दूरी का पालन करें। अगर दुकान में फ्रेश एयर के लिए गेट खुला ना हो और वहां मौजूद लोगों व दुकान के स्टाफ ने सही तरीके से मास्क ना लगाया हो तो उस दुकान में ना जाएं। अगर खुले में लगी सब्जी की दुकान से सब्जी खरीद रहे हैं तो कोई खतरा कम है, बशर्ते सब्जी बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ने अच्छी तरह से मास्क लगा रखा हो। दवा की ज़रूरत न पड़े तो अच्छा है, मंगवानी ही पड़े तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। अगर दवा की दुकान पर जाना पड़े तो आसपास खड़े लोगों से 6 फुट की दूरी पर रहें। दुकान या ऑफिस में ये नोटिस लगा दें कि अगर कोई बिना मास्क के आएगा तो उसे सामान नहीं मिलेगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोग समझ जाएंगे कि आप जागरूक हैं। दुकान या अपने कैबिन के 3 से 4 फुट आगे से रिबन, रस्सी, टेबल, बेकार पड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स आदि लगा दें। अगर पहले वाले सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल मिट गए हैं तो फिर से बना दें। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी संस्थान डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने हाल ही में एक स्टडी में बताया है कि सतह से इन्फेक्शन होने का खतरा न के बराबर है। स्टडी के अनुसार ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित होता हो किसी सतह को छूने से कोरोना हुआ हो। हम सांस के जरिए संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन किसी सतह को छूने से नहीं, यानी दरवाजे के हैंडल आदि को छूने से कोरोना वायरस नहीं फैलता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या ध्यान रखना है? मेट्रो, बस आदि में जाते समय भी मास्क ज़रूर लगा कर रखें। अगर कहीं भीड़ ज़्यादा दिखे तो वहां से हट जाएं। सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे साथ में रखें ताकि जब भी सीट पर बैठें या पिलर पकड़ें तो उस पर हल्का सा स्प्रे कर दें। कैब में डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें। ड्राइवर से कहें कि मास्क ठीक से लगा कर रखें। ठीक है दोस्तों, अब पहचानते हैं कोरोना है या नहीं। आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर किसी शख्स की तबीयत खराब है तो इन लक्षणों से पहचानें कि उसे कोरोना है या नहीं। पुराने लक्षण: बुखार, गले में खराश और दर्द, सूखी खांसी, जुकाम, सांस फूलना, स्वाद गंध का कम होना या ना आना। नए लक्षण: कमजोरी, थकावट, बदन दर्द, भूख में कमी आना, पेट दर्द, दस्त, डायरिया, उल्टी या उल्टी की हालत होना, सिर दर्द, आंखें लाल होना, सुनाई कम देना। ठीक है दोस्तों, तो कोरोना की पुष्टि के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं हम ये भी आपको बता देते हैं। पहला है PCR, RT-PCR। कोरोना के पहचान के लिए सबसे सही सटीक टेस्ट है। यह टेस्ट लगभग सभी लैब्स और अस्पतालों में होता है। कुछ लैब कोरोना टेस्ट करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देती हैं। प्राइवेट लैब वाले घर से भी सैंपल कलेक्ट करते हैं। सरकारी के लिए सैंपल कलेक्शन सेंटर या अस्पताल जाना पड़ता है। RT-PCR टेस्ट की कीमत कितनी है? सरकारी अस्पताल में फ्री है, वहीं प्राइवेट अस्पताल या लैब में टेस्ट की कीमत 500 से 800 रुपये तक है। इसके अलावा होम कलेक्शन चार्ज 300 से 400 रुपये हो सकता है। यह रिपोर्ट अमूमन 6 घंटे से 12 घंटे में आ जाती है। कभी कभी इसमें 24 घंटे लग सकते हैं। आजकल ज़्यादा टेस्ट होने की वजह से रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन भी लग रहे हैं। CT वैल्यू क्या है? इस रिपोर्ट में CT वैल्यू देखें। अगर CT वैल्यू 24 या इससे ज़्यादा है तो उसके शरीर में वायरस की मात्रा काफ़ी कम है, यानी वह दूसरों को इन्फेक्शन कम फैला पाएगा।
फिर भी उसे आइसोलेशन में रहना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक CT वैल्यू 34 या इससे ज़्यादा है तो इलाज घर में ही हो सकता है। अगर CT वैल्यू 20 से कम है तो इसका मतलब है उसके शरीर में वायरस लोड ज़्यादा है, इसलिए उसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कई डॉक्टर CT वैल्यू की ज़्यादा उपयोगिता से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि हमने ऐसे कई केस देखे हैं जब मरीज़ की CT वैल्यू 30 या उससे ऊपर थी, लेकिन उसमें कोरोना के कई लक्षण दिख रहे थे। उनकी सांस भी फूल रही थी। यानी CT वैल्यू का बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, छाती का CT एक्सरे यह उन कोरोना पेशेंट के लिए कारगर है जिनकी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आती है, लेकिन कोरोना की वजह से सीने में दर्द और सांस फूलने की परेशानी हो। इसमें CT स्कैन ज़्यादा कारगर है। डॉक्टर पहले एक्सरे के लिए कहते हैं, अगर उससे पता न चले तब CT स्कैन के लिए कहा जाता है। एक्सरे 15 मिनट, CT स्कैन 2 से 3 घंटे। लेकिन अब RT-PCR टेस्ट भी फेल हो रहे हैं। कोरोना या नया वेरिएंट काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। परेशानी तो तब आती है जब कई मामलों में RT-PCR टेस्ट भी कोरोना पकड़ में नहीं आता है। अस्पतालों में अब काफ़ी ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। कई बार 2 से 3 बार RT-PCR करने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आता है। ठीक है दोस्तों। BAL से आ रहा पकड़ में बाल। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर किसी मरीज में कोरोना के लक्षण हैं और उसकी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव है तो उसे CT स्कैन भी कराना चाहिए। CT स्कैन कराने पर फेफड़ों में अगर हल्के रंग या ग्रे कलर का धब्बा दिखाई दे तो यह कोरोना का लक्षण है। इसके बाद मरीज के मुंह या नाक में एक लचीला यंत्र डालकर फेफड़े तक ले जाया जाता है और वहां फ्लूइड इकट्ठा करके जांच की जाती है। इसके बाद पूरी तरह पुष्टि होती है कि मरीज को कोरोना का संक्रमण है या नहीं। प्रक्रिया को ब्रोंकोलोवर लेवेज यानी BAL कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसलिए फेल हो रहा RT-PCR टेस्ट। एक्सपर्ट के मुताबिक संभव है कि कोरोना वायरस ने नाक या गले में घर न बनाया हो। अगर ऐसा हो तो स्वाब सैंपल से वायरस का पता नहीं चलेगा। ऐसे में हो सकता है कि कोरोना वायरस ने ऐसा रिसेप्टर्स में जगह बना ली हो। यह रिसेप्टर्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो फेफड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह फ्लूइड सैंपल की जांच होती है और मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा वैक्सीन की बात कर लेते हैं। अब तक की व्यवस्था के अनुसार आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर कोविन सेक्शन पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन के लिए नंबर आता है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध है। वेबसाइट cowin.gov.in पर जाकर भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह भी मुमकिन न हो तो नज़दीकी अस्पताल जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है वहां भी सीधे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहला क्वेश्चन, वैक्सीन लेने से पहले और लेने के बाद की फॉर्मेलिटी क्या है? ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपके पास वैक्सीनेशन का SMS आ गया है तो आपको सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किए हैं। फ़ोटो, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड या फिर दूसरा दस्तावेज साथ रखना होगा। 45 साल से ज़्यादा वाले सीधे ही टीका लगवा सकते हैं, डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन, अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए ही तैयार की गई हैं तो टीका लगवाने के बाद दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए दोस्तों, दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद जो लक्षण उभरते हैं उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। बुखार वैक्सीन लगने के 2 से 3 दिनों तक 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी मांसपेशियों में हल्का दर्द, यह भी 2 से 3 दिनों तक होता है। इससे ज़्यादा रहने पर वैक्सीन सेंटर 175 या फिर नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, कोविशील्ड को लेकर विदेशों में खून का थक्का जमने के कुछ मामले ज़रूर सुनने में आ रहे हैं, लेकिन इसके भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगर शुगर कंट्रोल में होते हुए कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और नंबर आना है 1 हफ्ते बाद, तो इस बीच शुगर बढ़ने पर क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा? वैसे तो इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। बावजूद इसके हुए नियंत्रित होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के अगले दिन वैक्सीन लगाएं तो शुगर सामान्य रखने की कोशिश करें। किसी को कोरोना हो गया है या वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद उसे कोरोना हो जाता है तो वैक्सीन कब लेनी चाहिए? वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 45 दिनों के बाद ही ले सकते हैं। उससे पहले उसे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए।
वैक्सीन कभी भी खाली पेट नहीं लगवानी चाहिए। किसी को लो शुगर की परेशानी है तो खाली पेट वैक्सीन लेने से दिक्कत हो सकती है। यह वैक्सीन 70 से 80% ही कारगर है, लेकिन फिर भी कोरोना के वायरस से काफ़ी हद तक लड़ सकती है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होता है तो बहुत अधिक घातक साबित नहीं होगा। अगर वैक्सीन लगने के 3 दिनों के बाद भी कोई परेशानी जारी रहे तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। जांच के बाद पता चलेगा कि यह वैक्सीन की वजह से है या फिर कोई नई परेशानी। कोरोना के वैक्सीन बना रही फाइजर कंपनी के सीईओ के मुताबिक कोरोना की तीसरी डोज भी ज़रूरी हो सकती है। यह डोज दूसरी डोज लेने के 6 से 12 महीने के भीतर लगवाई जा सकती है। कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर किसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो सबसे पहले स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैसला करना पड़ेगा कि इलाज घर पर ही किया जाए या अस्पताल में भर्ती होना हो। जाने किन स्थितियों में किन बातों का ध्यान रखना है। अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज बुजुर्ग हो, शुगर, बीपी, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो, तब उस पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर के संपर्क में रहें। चूँकि कोरोना का इलाज अब भी नहीं है, वैक्सीन भी बचाव ही है, इसलिए इसके लक्षणों का ही इलाज किया जाता है। अगर मरीज को छाती में भारीपन, सांस फूल रही हो, बीपी की परेशानी लग रही हो, चक्कर आ रहे हो तो फ़ौरन ही अस्पताल का रुख करें। कम गंभीर मामले में घर में ही इलाज की कोशिश करें। वैसे भी इन दिनों ज़्यादा अस्पताल फुल है। डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह लें। आइसोलेशन के लिए कमरा कैसा हो? आइसोलेशन के लिए कमरे का चुनाव करते समय यह देखें कि कमरा हवादार है या नहीं। कमरे में एक बालकनी भी ज़रूरी हो। अगर कमरा हवादार होगा तो जिस कमरे में मरीज रह रहा हो उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके रखने में आसानी होगी। इससे घर के बाकी सदस्यों को तक इन्फेक्शन फैलने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही अटैच बाथरूम भी हो ताकि अगर कमरे में खिड़की या वेंटिलेशन की समस्या ना हो तो भी बाथरूम का दरवाज़ा और खिड़की खोलकर रखने से ताज़ा हवा और रोशनी मिलती रहेगी। वह बाथरूम सिर्फ कोरोना मरीज ही इस्तेमाल करता हो। अगर घर में एक ही बाथरूम हो और सदस्य कई हो तब मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाना ही ठीक है। इससे दूसरों को इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा। अगर अस्पताल में भर्ती कराने का विकल्प न हो तो मरीज जब भी बाथरूम इस्तेमाल करे तब उसे केमिकल से साफ करें। इसके लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लाएं। यह घर के आकार के अनुसार 5 से 10 लीटर तक ला सकते हैं। आइसोलेशन में है तो चेक करें बीपी। अगर किसी शख्स का मरीज नहीं अगर कोई शख्स बीपी का मरीज नहीं है लेकिन कोरोना से बीपी हुई हाई हो या लो हो, अगर हाई बीपी 140/90 और लो बीपी 100/65 हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। फीवर, शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर तापमान इससे ज़्यादा है तो वो बुखार हो सकता है। वहीं अगर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वो बुखार ही होगा। ऐसे में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर से खून में ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहें। खून में ऑक्सीजन का लेवल सामान्य 98% होता है। अगर ऑक्सीजन लेवल 98 से गिरकर 94% तक आ जाए तो इसके बारे में डॉक्टर को बताएं। वहीं अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से गिरकर 90% तक आ जाए तो देर ना करें और डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। हर 6 घंटे पर फीवर और ऑक्सीजन का स्तर जांचें। इसके लिए थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर घर पर ज़रूर रखें। कब नापें? सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 8 बजे आपको तापमान और ऑक्सीजन लेवल नापना है। ठीक है दोस्तों, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 8 बजे। ऐसे इस्तेमाल करें ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर को किसी भी हाथ या पैर के पंजों की उंगलियों पर लगाकर खून में ऑक्सीजन का स्तर जांच सकते हैं। जिस उंगली पर ऑक्सीजन लगाना हो उस समय नेल पॉलिश या सैनिटाइजर न लगा हो और ना ही हाथ गीले हों। हमेशा ध्यान रखें कि ऑक्सीमीटर को ऑन करने के बाद ही उसे उंगली पर लगाएं। उंगली पर लगाने के बाद उसे ऑन न करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते हैं तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं अगर आप सेफ्टी के साथ चलते हैं तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और समाज को भी सुरक्षित रखेंगे और देश को भी सुरक्षित रखेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में सभी जगह फैलाएं, सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कॉमेंट में आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं।